हेलो गाइस, वेलकम टू द सी ट्यूटोरियल्स बाय गेट इट क्लियर। हमने अभी तक सी के बहुत सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं, लेकिन हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए सी लैंग्वेज का। बट हमारे उन दोस्तों के लिए जो कि सी पहली बार पढ़ रहे हैं, हमने ये सेशन इंक्लूड किया है जहाँ पे हम फंक्शंस के बारे में आपको बताएंगे, क्योंकि हमने बहुत सारे सेशन में आपको बार बार बताया है कि ये हम ये फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, हम वो फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, या फिर हम जो सी का मेन फंक्शन होता है, मेन मेथड, हम उसको यूज़ कर रहे हैं। सो गाइस, जब हम मेथड या फंक्शन बोलते हैं, देन आप उसको एक ही चीज़ कंसीडर कर सकते हैं। एंड फंक्शन जो हैं वो एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सी में, या फिर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अगर बात करें तो हम आइए हम देखते हैं कि पहले फंक्शंस क्या होते हैं। सो वी कैन डिवाइड ए लार्ज प्रोग्राम इनटू द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स नोन एज फंक्शन। सो गाइस, जब भी आप एक बड़े प्रोग्राम की बात कर रहे हैं जहाँ पे हो सकता है कि आपने एक ऐसी एप्लीकेशन लिखी है जिसके लिए आपने 2000 या 3000 लाइन का कोड लिखा हुआ है, अगर आपने वो प्लेन कोड लिख दिया इफ एल्स और लूप्स लगा करके, सो गाइस वो इतना ईजी नहीं होगा। अगर कोई नया बंदा आके वही सेम कोड को अगर उसको अपडेट करना है या फिर उसमें कुछ चेंजेस करने हैं तो सो गाइस इस केस में क्या होता है कि हमारा फंक्शंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे कि हम अपने प्रोग्राम को छोटे-छोटे फंक्शंस में डिवाइड कर देते हैं एंड एक फंक्शन हमारा एक काम करके देगा। ऐसे ही हमारा पूरा प्रोग्राम अगर 10 छोटे-छोटे काम मिला कर के एक बड़ा काम करता होगा, तो हम 10 छोटे-छोटे फंक्शन डिफाइन कर लेंगे एंड वो काम उन फंक्शंस को बाँट देंगे एंड देन वो फंक्शन अपना-अपना काम करके जब लास्ट में हमारा रिज़ल्ट वापस जोड़ा जाएगा, तो आपका पूरे कंप्लीट प्रोग्राम का आउटपुट आपके सामने आ जाएगा। सो गाइज़, इसलिए हम लोग बड़े प्रोग्राम को छोटे-छोटे फंक्शंस में डिवाइड करते हैं एंड फंक्शंस ही एक ऐसी ऐसा तरीका है या एक ऐसी एंटिटी है जिसमें आप अपने प्रोग्राम को छोटे-छोटे पार्ट्स में लिख करके एंड छोटे-छोटे प्रोग्राम्स में, मतलब आपने उनको डिवाइड कर दिया है जो कि एक बड़े प्रोग्राम का पार्ट होंगे। देन द फंक्शन कंटेन द सेट ऑफ प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट एनक्लोज्ड बाय कर्ली ब्रैकेट्स। सो गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप एक बड़े प्रोग्राम को छोटे-छोटे प्रोग्राम में तोड़ करके उनको एक फंक्शन के अंदर लिख दीजिए, तो वैसे ही हमको पता है कि जब हम फंक्शन लिखते हैं देन वो फंक्शन क्या काम करने वाला है, उस फंक्शन के अंदर हमें क्या करना है, ये हम उस फंक्शन का जो ब्लॉक होता है जो कि कर्ली ब्रैकेट से शुरू होता है एंड कर्ली ब्रैकेट पे खत्म होता है, उसके बीच में हम ये सब चीज़ें डिफाइन करते हैं। A function can be called multiple time to provide the reusability and modularity to the C program. So guys, हम जब यहाँ पे बात कर रहे हैं कि प्रोग्राम को आप छोटे-छोटे पार्ट में तोड़ दीजिए, तो सिर्फ गाइस ये देखने के लिए या समझने के लिए ही ईज़ी नहीं होता है, लेकिन हो सकता है कि मैंने जो ये छोटे-छोटे पार्ट्स में उसको डिवाइड किया है, उसमें से मेरे 2-3 फंक्शन ऐसे हैं जो कि मुझे 4-5 जगह पे या फिर हो सकता है बार-बार यूज़ करने पड़ रहे हैं, जो मुझे मान लो कि मेरे प्रोग्राम के अंदर कहीं पे मुझे एडिशन करके दे रहे हैं वो बहुत सारे नंबर का। एंड हो सकता है कि मेरे प्रोग्राम के अंदर वो 10 बार या 100 बार भी कॉल करना पड़ सकता है मुझे, जो मैंने एक एडिशन का फंक्शन लिखा हुआ है। तो इस केस में क्या होता है गाइस, अगर मैंने एडिशन का एक अलग से फंक्शन उठा करके अलग कर दिया है मेरे प्रोग्राम के अंदर, तो मैं जहाँ-जहाँ पे भी मुझे एडिशन करवाना है नंबर्स का, वहाँ पे मैं उसको यूज़ कर सकता हूँ। इससे मेरी रीयूजेबिलिटी का कांसेप्ट भी आता है। मुझे हर जगह वहाँ पे एडिशन का कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। मुझे सिर्फ वैल्यूज़ उठानी है और उस एडिशन फंक्शन को पास करनी है। सो गाइस, एडिशन तो मतलब बहुत छोटा-सा फंक्शन हो गया, बट ऐसे बहुत बड़े-बड़े फंक्शन या कॉम्प्लेक्स फंक्शन भी हो सकते हैं, जो 2 या 3 वैल्यूज़ लेते होंगे एंड उसका उसके ऊपर कुछ-कुछ ऑपरेशन करके आपको आउटपुट देते होंगे। तो हो सकता है आपके प्रोग्राम के अंदर से उन्हें बार-बार कॉल करने की ज़रूरत पड़े, तो उस केस में आपका फंक्शन बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। ये आपको रीयूजेबिलिटी का कांसेप्ट प्रोवाइड करवाता है। एंड मॉड्युलैरिटी तो गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप छोटे-छोटे पार्ट्स में उसको डिवाइड कर देते हैं, तो वैसे ही आपका प्रोग्राम जो है वो मॉड्यूलर हो गया, मतलब छोटे-छोटे मॉड्यूल्स में आपने उसको डिवाइड कर दिया है। इन अदर वर्ड वी कैन से दैट द कलेक्शन ऑफ फंक्शंस क्रिएट ए प्रोग्राम। यस, अगर आप बड़े प्रोग्राम को छोटे-छोटे फंक्शंस में तोड़ें, तो आप फिर ये भी बोल सकते हैं कि ये सब फंक्शन मिला करके मेरा एक प्रोग्राम बना रहे हैं। दोनों ही बातें सही हैं। C function is a self-contained block of statement that can be executed repeatedly whenever we need it। जैसे कि हमने ये थर्ड पॉइंट में कवर किया कि हम रियूजेबिलिटी का कंसेप्ट ला रहे हैं, उसी को हमने दूसरी थोड़ा घुमा के यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमें ऐसे सेट ऑफ लाइंस जो हम बार-बार रिपीटेडली कॉल करवाना चाहते हैं अलग-अलग जगह से, हम उसको एक फंक्शन में लिख देते हैं एंड वो फंक्शन को हम बार-बार यूज़ कर सकते हैं। सो गाइस, व्हाट ऑल आर द बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग ए फंक्शन इन सी या फिर अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिससे भी आप इसको रिलेट कर सकते हैं। ये कॉमन ही एडवांटेजेस होते हैं हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर आप फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं तो। बट हमने यहाँ पे स्पेसिफिकली रिलेटेड टू सी लिखा हुआ है। द प्रोग्राम कैन बी मॉड्यूलराइज्ड इनटू स्मॉलर पार्ट्स फॉर इजी मेंटेनेबिलिटी। जैसे कि आपको पता है कि हम जब बड़े प्रोग्राम को छोटे-छोटे पार्ट्स में तोड़ देते हैं, देन आपको उसका मेंटेनेंस करना ईज़ी हो जाता है, क्योंकि आपको एक छोटे-छोटे पार्ट में जाकर के चीज़ें आप
डिबग कर सकते हैं एंड आप उसको चेंज कर सकते हैं। आपको पूरा प्रोग्राम समझने की ज़रूरत नहीं है, आपको खाली वही पार्ट जाके समझना है कि मुझे इसमें कैसे चेंज करना है। द फंक्शन प्रोवाइड मॉड्युलैरिटी, दिस मेक प्रोग्राम मोर ईज़ी टू अंडरस्टैंड। ये वही गाइज़ एक दूसरे से रिलेटेड पॉइंट्स हैं कि जब आपने उसको छोटे-छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया है, तो आपको वो अच्छे से समझ में भी आएगा अगर आपको पूरा प्रोग्राम समझना है तो। एंड देन जो मॉड्युलैरिटी है उसी से आपको ईज़ी मेंटेनेंस भी प्रोवाइड होता है, जैसे कि हमने पॉइंट नंबर 1 में देखा। द फंक्शन प्रोवाइड रीयूजेबल कोड, प्रोग्राम विल बिकम मोर एफिशिएंट। जैसा कि हमने बताया कि हमें अगर एक जैसा ही काम बार-बार करवाना है, तो हमें बार-बार उतनी लाइन का कोड नहीं लिखने की ज़रूरत है। हम एक बार उसको फंक्शन में लिख देंगे एंड उस फंक्शन को हर बार कॉल करेंगे, तो हमें हमारा डिज़ायर्ड आउटपुट मिलता जाएगा। इससे हमारा प्रोग्राम जो है, वो अननेसेसरी बड़ा होने के बजाय ज़्यादा एफिशिएंट और छोटा हो जाएगा साइज़ में। इन लार्ज प्रोग्राम डिबगिंग एंड एडिटिंग टास्क इज ईजी विद द यूज ऑफ फंक्शंस। जो हमारे पॉइंट नंबर 1, 2 और 3 जो आपको बता रहे हैं, वही पॉइंट नंबर 4 जो है उसने समराइज कर दिया है कि जब हम एक्चुअल डेवलपर्स की बात करें तो उनके लिए ये पॉइंट नंबर 4 जो है वो बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल है, क्योंकि उनके लिए ये तीनों चीज़ें कवर हो जाती हैं जब उन्हें कोड डिबग करना होता है कि अगर आपका प्रोग्राम अच्छे से काम नहीं कर रहा है, उस केस में हमें डिबग करना पड़ता है कि किस लाइन पे क्या चल रहा है, क्यों नहीं ये लाइन चल रही है, क्यों मेरे प्रोग्राम से मुझे जैसा आउटपुट चाहिए वैसा नहीं आ रहा है। तो ये स्टार्टिंग के तीनों पॉइंट मिला कर के आपको ये सब चीज़ें करने के लिए बहुत बेनिफिट्स प्रोवाइड करवाते हैं। जो हमारा लास्ट पॉइंट है, सेपरेट फंक्शन कैन बी डेवलप्ड अकॉर्डिंग टू द नीड्स एंड रिक्वायरमेंट। आप आपके प्रोग्राम के अंदर कितने भी फंक्शन लिख लिख सकते हैं, जैसे आपके प्रोग्राम के अंदर ज़रूरत है उसके हिसाब से आप उनको मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं या फिर और नए फंक्शंस ऐड करते जा सकते हैं। अगर हम टाइप्स ऑफ फंक्शन की बात करें गाइस, तो यहाँ पे 2 टाइप के फंक्शंस होते हैं। आपको सिंपल सा इनको रटने की ज़रूरत नहीं है। एक होता है लाइब्रेरी फंक्शन, जिनको आप फंक्शंस प्रोवाइडेड बाय सिस्टम या फंक्शंस प्रोवाइडेड बाय सी लैंग्वेज या फंक्शन प्रोवाइडेड बाय सी कंपाइलर भी बोल सकते हैं। दूसरे होते हैं हमारे यूज़र डिफाइंड फंक्शंस, जैसा कि हमने आपको उस केस में भी बताया था कि जैसे सी के अंदर बहुत सारे आपको कीवर्ड्स मिलते हैं जिनको आप एज़ ए वेरिएबल यूज़ नहीं कर सकते। एंड देन आपको सी के अंदर बहुत सारे डेटा टाइप्स मिलते हैं, जो हमारे सिस्टम प्रोवाइडेड डेटा टाइप्स होते हैं, इंट, फ्लोट। वैसे ही कुछ आपको फंक्शंस होते हैं कि आपको इनको एक्सप्लिसिटली लिखना ना पड़े। क्यों? क्योंकि ये डे टू डे लाइफ में जब भी आप प्रोग्रामिंग सीखते हैं या प्रोग्रामिंग करते हैं, तो इन फंक्शंस का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है एंड आपको ये फंक्शन खुद से ना लिखने पड़े, इसलिए क्या किया है सी के डेवलपर्स ने, जिन्होंने सी बनाई है, उन्होंने आप लोगों के लिए कुछ लाइब्रेरी फंक्शंस का सेट दे दिया है, जिनको अलग-अलग आपके लाइब्रेरी क्लासेस के अंदर रखा गया है। जैसे कि हमें पता है स्कैनफ और प्रिंटफ जो है, ये हमारे स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी के अंदर आते हैं। देन हमारे कुछ प्री डिफाइंड मैथ के फंक्शंस भी होते हैं, जिससे आप पावर कैलकुलेट कर सकते हैं, आप एडिशन कर सकते हैं, आप सब्सट्रैक्शन भी कर सकते हैं। तो ये सब फंक्शन जो होते हैं, ये मैथ लाइब्रेरी के अंदर आते हैं। आप इसके बारे में फ़िक्र मत कीजिए। हमारा एक अपकमिंग सेशन है जिसमें हम लोग आपको प्री डिफाइंड फंक्शंस को कवर करेंगे एंड आपको उनको प्रोग्राम के माध्यम से चला के भी दिखाएँगे कि वो फंक्शन कैसे काम करता है। देन हम ये भी बताएँगे कि आपको उनके लिए कौन-सी लाइब्रेरी जो है आपके प्रोग्राम के हेडर के अंदर इम्पोर्ट करनी है। तो इसके लिए हम आपके लिए एक डेडिकेटेड सेशन अलग से लेके आएँगे। देन जो हमारे दूसरे टाइप के फंक्शन होते हैं, जो कि यूज़र डिफाइंड फंक्शंस होते हैं। सो गाइज़, ये फंक्शन वो फंक्शन होता है, जैसे कि मैंने मेरे प्रोग्राम के अंदर मेरे हिसाब से कोई भी फंक्शन ऐड कर दिया। जैसे कि मैं आपको आज अभी इसका प्रैक्टिकल में दिखाऊँगा कि मतलब मैं आपको छोटा-सा ही फंक्शन दिखाऊँगा, बट आप वैसे ही बड़े-बड़े फंक्शंस भी बना सकते हैं। सो गाइज़, आपको हमेशा याद रखने हैं 2 टाइप के फंक्शन, लाइब्रेरी फंक्शन जो कि सी का सिस्टम आपको प्रोवाइड करा रहा है, एंड यूज़र डिफाइंड फंक्शन जो कि यूज़र अपने प्रोग्राम के अंदर खुद लिख रहा है। ओके गाइज़, अगली स्लाइड में हम चलते हैं। हमें आपको दिखाएँगे कि एक्चुअल में फ़ंक्शन क्या होता है। हम फ़ंक्शन की बात कर रहे हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए उसका सिंटैक्स क्या होता है, एंड उससे रिलेटेड जो ये 3 टर्मिनोलॉजीज़ हैं, ये आपको याद रखनी है। वो होता है गाइज़ फ़ंक्शन का डिक्लेरेशन, फ़ंक्शन का डेफ़िनेशन एंड फ़ंक्शन का कॉल। अगर आपने फ़ंक्शन लिखा है, ऑब्वियस सी बात है कि आप उस फ़ंक्शन को कहीं न कहीं से कॉल करेंगे। मतलब कहीं न कहीं से आप उस फ़ंक्शन को ट्रिगर करेंगे कि ये फ़ंक्शन एग्ज़ीक्यूट हो जाए एंड मुझे मेरा आउटपुट दे दे। सो गाइस, सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पे आता है फंक्शन डिक्लेरेशन। फंक्शन डिक्लेरेशन आपको इतना ज़्यादा देखने के लिए भी नहीं मिलेगा अगर आप बेसिक बिगिनर लेवल की प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा एडवांस प्रोग्राम्स में यूज़ होता है ये वाला कंसेप्ट, क्योंकि डिक्लेरेशन से आपको इतना खास अभी समझ में आएगा नहीं कि डिक्लेरेशन होता क्या है। डिक्लेरेशन मतलब जैसे ही आपने वेरिएबल लिख दिया, इंट ए एंड सेमीकोलन, मतलब आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया है, लेकिन आपने उसके अंदर कोई वैल्यू नहीं डाली है, मतलब आपने उसको इनिशियलाइज़ नहीं किया है।
आपने उसको कोई वैल्यू नहीं प्रोवाइड कराया है, तो उस केस में क्या होगा कि आपने उसकी डेफिनेशन नहीं दी है अभी, आपने उसको सिर्फ़ डिक्लेयर किया है। इस केस में क्या होता है कि आपके लिए कोई मेमोरी एलोकेट नहीं होती है क्योंकि अभी तक आपने उसके अंदर कोई वैल्यू स्टोर नहीं किया है। सिमिलरली फंक्शन के केस में भी होता है, आप खाली डेटा टाइप बताइए कि वो फंक्शन का क्या डेटा टाइप है एंड उसके अंदर क्या-क्या पैरामीटर आप लेने वाले हैं, क्या-क्या पैरामीटर नहीं लेने वाले हैं। तो वो नो पैरामीटर वाला अपना फंक्शन हो जाएगा एंड आप सिर्फ़ उसको डिक्लेयर करके छोड़ दीजिए। उस पर्टिकुलर लाइन पे क्या होगा, वो फंक्शन जो है वो कंपाइल तो हो चुका होगा लेकिन उसके लिए कोई मेमोरी एलोकेट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अभी तक कंपाइलर को पता ही नहीं है कि ये फंक्शन करता क्या है। आपने सिर्फ़ नाम दिया है एंड वो क्या किस टाइप का वो डेटा स्टोर करेगा या फिर रिटर्न करेगा मेरा फंक्शन वो दिया है एंड वो किस टाइप के पैरामीटर्स लेगा अपना ऑपरेशन करने के लिए, सिर्फ़ आपने इतना डिफ़ाइन करके उसको छोड़ दिया है। तो जो मेन कांसेप्ट यहाँ पे आता है वो है फंक्शन डेफिनिशन का। फंक्शन डेफिनिशन वो होता है जहाँ पे आप आपके फंक्शन को बॉडी प्रोवाइड कर रहे हैं कि मेरा फंक्शन जो है वो ये काम करेगा। आप यहाँ पे देखें तो हमने जो ऊपर डेटा टाइप था उसको रिटर्न टाइप कर दिया है, फंक्शन नेम को हमने फंक्शन नेम ही रहने दिया है एंड पैरामीटर लिस्ट को हमने फंक्शन आर्गुमेंट्स का नाम दे दिया। तो हमने इसको डेटा टाइप को रिटर्न टाइप क्यों किया है? क्योंकि जब भी मेरा फंक्शन जो है वो कुछ काम करेगा तो मैं उससे कुछ डेटा रिटर्न करवा सकता हूँ। वही मेरे फंक्शन का डेटा टाइप या मेरे फंक्शन का रिटर्न टाइप होता है। तो हम इसको डेवलपर्स की भाषा में हम इसको रिटर्न टाइप से ज़्यादा जानते हैं। बट अगर आपसे कोई पूछ ले कि इस फंक्शन का डेटा टाइप क्या है? तो उस फंक्शन का जो रिटर्न टाइप होगा वही उसका डेटा टाइप भी होगा कि ये फंक्शन किस टाइप का डेटा आपको वापस करने वाला है। हम इसको अभी प्रैक्टिकल सेशन में देखेंगे। एंड फंक्शन कॉल कॉल गाइस, ये तो आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि हमने जब फंक्शन बनाया है तो उसको यूज़ करने के लिए हमें वो फंक्शन कहीं न कहीं से तो कॉल करना ही पड़ेगा। सो गाइस, अगर हम नेक्स्ट स्लाइड की बात करें तो हमारे पास कोई डेटा नहीं है यहाँ पे। तो गाइस अब हम इसके प्रैक्टिकल सेशन की तरफ बढ़ते हैं। सो गाइस, इसके प्रैक्टिकल सेशन में हम देखेंगे कि हम फंक्शन को कैसे डिक्लेयर करेंगे, उसकी डेफिनेशन कैसे देंगे एंड उसे हम कॉल कैसे करवाएंगे। सो गाइस, यहाँ पे लाइन नंबर 4 में आप देखेंगे कि फंक्शन की डिक्लेरेशन करना किसे बोलते हैं। हमने यहाँ पे बताया है कि ऐड जो होगा वो हमारा विद डेटा टाइप इंटीजर का एक फंक्शन होगा जो कि 2 पैरामीटर लेगा जो कि इंटीजर टाइप के होंगे। इसको हम डिक्लेरेशन बोलेंगे। इस पर्टिकुलर लाइन को जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा तो इस पर्टिकुलर लाइन को एग्जीक्यूट करने के बाद इस फंक्शन के लिए अभी तक कोई मेमोरी एलोकेट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि हमने इसकी डेफिनेशन नहीं दी है। अभी अगर आप बात करें नीचे आके लाइन नंबर 13 में, तो हमने यहाँ पे देखेंगे कि इस मेथड को एक बॉडी दे दी है या फिर हमारे मेथड या फिर फंक्शन भी आप इसको बोल सकते हैं। इसको हमने एक बॉडी दे दिया है। जैसे ही हम इसको बॉडी दे देंगे, तो अब हमारे मेमोरी में जाकर के इसका इंस्ट्रक्शन स्टोर हो जाएँगे कि ये जो मेरा फंक्शन है, ये चीज़ें परफ़ॉर्म करता है। तो इसको हमें इसके इंस्ट्रक्शंस अब कहीं न कहीं स्टोर करने पड़ेंगे। तो इस पर्टिकुलर जब हम ये ब्लॉक एग्ज़ीक्यूट हो जाएगा, तब ये हमारे मेथड के लिए एक यहाँ पे मेमोरी एलोकेट हो जाएगी एंड उसके बाद इसके इंस्ट्रक्शंस वहाँ पे स्टोर हो जाएँगे। एंड लाइन नंबर 9 में आपने देखा है कि हमने इसको कॉल करवाया है। आप इसे ऐसे भी कॉल करवा सकते हैं या फिर अगर हम इसको बेसिक तरीके से कॉल करवाना चाहते हैं, जैसे कि अगर हम यहाँ पे ले लें इंट a इक्वल्स टू 8, b इक्वल्स टू 5 एंड इंट c इक्वल्स टू ऐड। इसके अंदर मुझे 2 इंटीजर भेजने हैं जो कि मैंने ऑलरेडी ऊपर लिख लिए हैं, a और b। एंड यहाँ पे आने के बाद मैं यहाँ पे सी प्रिंट करवा देता हूँ गाइस। ओके गाइस, तो देखिए 8 प्लस 5 मेरा 13 आंसर होता है। हम इसको ऐसे भी कॉल करवा सकते हैं एंड जो मैंने आपको दूसरा एक तरीका दिखाया कि आप इसको इनलाइन भी, जैसे मुझे पता था कि मेरे को यहाँ पे किसी भी 2 नंबर का सम प्रिंट कराना है तो मैं अननेसेसरी में ये 10 और 15 को यहाँ पे कोई भी वेरिएबल बना करके अननेसेसरी मेरी मेमोरी एलोकेट होगी इन 2 वेरिएबल के लिए। फिर एक तीसरे वेरिएबल के लिए मेरी मेमोरी एलोकेट होगी, उसके अंदर मैं रिजल्ट रखूंगा एंड देन मैं उसको प्रिंट कराऊँगा। तो यहाँ पे मैं इस प्रोग्राम को थोड़ा-सा ज़्यादा एफिशिएंट बनाने के लिए अगर मैं इन चीज़ों को यहाँ से हटा दूँ एंड डायरेक्ट फंक्शन कॉल करवा के वो दोनों नंबर उसके अंदर पास कर देता हूँ एंड इसको यहाँ से कॉल कर देता हूँ, तो मेरा यहाँ पे डिजायर्ड आउटपुट मुझे आ जाता है। तो यहाँ पे मैं जो भी नंबर दूँगा, मेरे वो दोनों नंबर जाएँगे एंड वहाँ से उनका ऐड होकर के उनका मुझे रिजल्ट आ जाएगा। सो गाइज़, ये बहुत ही बेसिक सा एग्ज़ाम्पल था हमारे फंक्शन का। हमने एक फंक्शन लिखा ऐड, हमने पहले उसको डिक्लेयर किया, देन हमने उसको डिफाइन किया एंड देन हमने उसको कॉल किया। सो गाइज़, यहाँ पे मैं आपको यही बता रहा था कि अगर आप डिक्लेरेशन नहीं भी करते हैं, तो भी आपका फंक्शन क्या होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे तो ये फंक्शन डिक्लेयर एंड डिफाइन दोनों कर दिया है, तब भी ये प्रोग्राम आपका सक्सेसफुली चलेगा। ये देखिए गाइज़।
सो गाइज आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो एंड आपको फंक्शन से रिलेटेड आपके जो डाउट्स होंगे वो क्लियर हो चुके होंगे। सो गाइज इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें एंड शेयर करें एंड हमारे गेट इट क्लियर चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।